शो में आपका स्वागत है, जहां हम दिए गए स्रोतों की गहराई से पड़ताल करते हैं। आज का हमारा विषय है भारत के राष्ट्रपति। जब हम राष्ट्रपति शब्द सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? शायद 21 तोपों की सलामी, विदेशी मेहमानों का स्वागत, गणतंत्र दिवस की परेड। मतलब एक औपचारिक प्रमुख या फिर असल शक्तियों वाला कोई पद। बिल्कुल, और ये सवाल बहुत जरूरी है। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वे इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमते हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि कागज पर लिखी गई विशाल शक्तियों जैसे सेना का सुप्रीम कमांडर होना और असलियत में उनके इस्तेमाल के बीच क्या संतुलन है। तो क्या राष्ट्रपति सिर्फ राष्ट्र के प्रतीक हैं या उनके पास देश की दिशा को प्रभावित करने की वास्तविक शक्ति भी है? चलिए इस गुत्थी को आज सुलझाते हैं। और ये पड़ताल बहुत जरूरी है क्योंकि हमें भारतीय लोकतंत्र के पावर बैलेंस की बहुत बारीक समझ देती है। राष्ट्रपति का पद सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है। अच्छा, ये पूरी संवैधानिक व्यवस्था के संरक्षक का है। एक तरह से ये एक सेफ्टी वॉल्व है जिसे बहुत सोच समझकर डिजाइन किया गया है। तो चलिए डिजाइन से ही शुरू करते हैं। स्रोत बताते हैं कि राष्ट्रपति गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष यानी एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। जी, भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च सेनानायक, युद्ध और शांति की घोषणा करने वाले। सुनने में तो ये किसी राजा या तानाशाह जितनी ताकत लगती है। बिल्कुल, और यहीं पर भारतीय संविधान का सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है। सैद्धांतिक रूप से, मतलब कागज पर, तो ये सारी शक्तियां राष्ट्रपति के ही हाथ में होती हैं। हाँ, लेकिन स्रोत ये भी साफ करता है कि एक दो अपवादों को छोड़कर इन अधिकारों का असली इस्तेमाल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला मंत्रिपरिषद करता है। ओहो, और यहीं से इस पद की जटिलता शुरू होती है। ये क्लासिक उदाहरण है जहां संवैधानिक सिद्धांत और राजनीतिक वास्तविकता। इसे समझने के लिए थोड़ा इतिहास में चलना जरूरी लगता है। स्रोत हमें 1947 में ले जाता है, जब भारत आजाद तो हुआ लेकिन तुरंत गणतंत्र नहीं बना। हम एक राष्ट्रमंडल अधिराज्य या डोमिनियन बने थे। सही कहा। तब राष्ट्र प्रमुख गवर्नर जनरल होते थे। लॉर्ड माउंटबेटन पहले और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल। जी, और फिर 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो गवर्नर जनरल का पद खत्म हो गया और उसकी जगह एक चुने हुए राष्ट्रपति ने ले ली। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प राजनीतिक फैसला लिया गया। वो क्या था? भारत गणतंत्र बनने के बावजूद राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहा। ये प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की दूरदर्शिता थी। उन्होंने तर्क दिया कि कोई देश ब्रिटिश सम्राट को अपने राष्ट्र का प्रमुख माने बिना भी सिर्फ राष्ट्रमंडल के प्रधान के रूप में स्वीकार कर सकता है। अच्छा, ये तो काफी अनोखा समाधान था। हाँ, और ये एक ऐसी मिसाल थी जिसने कई नए आजाद हुए देशों के लिए राष्ट्रमंडल में बने रहने का रास्ता खोल दिया। तो हमने ये तो समझ लिया कि ये पद बना कैसे है, लेकिन इस कुर्सी तक कोई पहुंचता कैसे है? यहाँ पर ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि आम जनता सीधे वोट नहीं डालती है। नहीं, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। संविधान बनाने वालों को ये डर था कि अगर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही सीधे जनता से चुने गए तो देश में दो शक्तिशाली सत्ता के केंद्र बन जाएंगे और उनमें टकराव हो सकता है। बिल्कुल, टकराव हो सकता है। इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता नहीं बल्कि एक निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज करता है। और इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन लोग होते हैं? इसमें संसद के दोनों सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के सिर्फ चुने हुए सदस्य शामिल होते हैं। सिर्फ चुने हुए? मतलब जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो नहीं? जी नहीं, मनोनीत सदस्य जैसे राज्यसभा में वो 12 सदस्य होते हैं, वे इसमें वोट नहीं डालते। और चुनाव की प्रक्रिया भी थोड़ी अलग है। स्रोत में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणे मत पद्धति का जिक्र है। ये सुनने में बहुत भारी भरकम लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? इसे ऐसे समझिए कि वोटर अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को रैंक करता है कि मेरी पहली पसंद ये है, दूसरी ये और तीसरी ये। ठीक है। अगर पहली पसंद वाला उम्मीदवार जरूरी वोट हासिल नहीं कर पाता और दौड़ से बाहर हो जाता है तो उसका वोट बेकार नहीं जाता, वो दूसरी पसंद वाले उम्मीदवार को ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा, ताकि हर वोट की कीमत बनी रहे। बिल्कुल, इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जो भी राष्ट्रपति चुना जाए उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों की पसंद का समर्थन मिले। ये सिर्फ सबसे ज्यादा वोट पाने का खेल नहीं है बल्कि एक तरह की आम सहमति बनाने की कोशिश है। समझ गया। और उम्मीदवार बनने की शर्तें क्या हैं? 35 साल की उम्र, भारत का नागरिक और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता। लेकिन एक दिलचस्प बात
स्रोत में ये है कि अगर कोई व्यक्ति पहले से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या मंत्री है तो भी वह चुनाव लड़ सकता है। इसे लाभ का पद नहीं माना जाता। ये लाभ का पद क्या होता है? लाभ का पद का मतलब है सरकार के अधीन कोई ऐसी नौकरी जिससे वेतन या भत्ता मिलता हो। संविधान में ये नियम इसलिए है ताकि विधायक या सांसद किसी भी तरह से सरकार के प्रभाव में ना आए और स्वतंत्र रूप से काम कर सकें। ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव के लिए इन उच्च संवैधानिक पदों को छूट दी गई है ताकि अनुभवी लोग भी चुनाव लड़ सकें। ठीक है, तो चुनाव हो गया, राष्ट्रपति अपनी कुर्सी पर बैठ गए। अब आते हैं असल शक्तियों पर। और शायद सबसे दिलचस्प अधिकार है वीटो का, किसी कानून को बनने से रोकने की शक्ति। स्रोत 3 तरह की वीटो शक्तियों का जिक्र करता है। हाँ, पहला है पूर्ण वीटो या एब्सोल्यूट वीटो। इसमें राष्ट्रपति किसी बिल पर अपनी सहमति देने से साफ मना कर सकते हैं। और फिर उस बिल का क्या होता है? बिल वहीं खत्म हो जाता है, कानून नहीं बन पाता। ये आमतौर पर तब इस्तेमाल होता है जब कोई बिल गैर सरकारी सदस्य ने पेश किया हो या जब कोई सरकार गिर जाए और नई सरकार उस बिल को कानून नहीं बनाना चाहती। अच्छा, और दूसरा है निलंबनकारी वीटो यानी सस्पेंसिव वीटो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि राष्ट्रपति किसी बिल को धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर एक बार फिर से सोचने के लिए संसद को वापस भेज सकते हैं। एक तरह से सरकार से ये पूछना कि क्या आप वाकई इस पर आगे बढ़ना चाहते हैं, जरा फिर से विचार कर लीजिए। बिल्कुल सही, यही इसका मकसद है। लेकिन क्या संसद को उनकी बात माननी पड़ती है? यही तो ट्विस्ट है। अगर संसद उस बिल को बिना किसी बदलाव के या थोड़े बहुत बदलाव के साथ दोबारा पास करके राष्ट्रपति के पास भेज दे तो फिर उन्हें साइन करना ही पड़ेगा। जी, तो फिर राष्ट्रपति को उस पर अपनी सहमति देनी ही पड़ती है। वो दोबारा उसे वापस नहीं भेज सकते। इसका कोई उदाहरण है हमारे पास? हाँ, स्रोत में राष्ट्रपति वेंकट रमन का जिक्र है। 1991 में उन्होंने संसद सदस्यों के वेतन से जुड़ा एक बिल इसी वीटो को इस्तेमाल करके लौटा दिया था। क्यों? उनका तर्क था कि ये एक तरह का धन विधेयक है और इसे पेश करने से पहले उनकी अनुमति लेनी चाहिए थी। तो ये दिखाता है कि राष्ट्रपति सिर्फ कानून के कंटेंट पर ही नहीं बल्कि प्रक्रिया पर भी नजर रखते हैं। और अब आते हैं तीसरे और सबसे चर्चित वीटो पर, पॉकेट वीटो। नाम से तो लगता है जैसे बिल को जेब में रख लिया। और इसका मतलब भी लगभग यही है। हमारे संविधान में राष्ट्रपति को किसी बिल पर फैसला लेने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई है। कोई समय सीमा नहीं? अमेरिका में तो शायद 10 दिन का नियम है। बिल्कुल, अमेरिका में 10 दिन में फैसला लेना होता है, लेकिन भारत में ऐसा कोई नियम नहीं है। तो अगर राष्ट्रपति किसी बिल पर ना हाँ कहे ना कहे और उसे बस अपनी मेज पर पड़ा रहने दें तो उसे ही पॉकेट वीटो कहते हैं। मतलब सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रपति किसी बिल को अनिश्चित काल के लिए अपनी जेब में रख सकते हैं। ये तो एक जबरदस्त शक्ति है। बिल्कुल, और इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण 1986 का है, जब राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह और प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बीच रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे थे। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। सरकार ने भारतीय डाक विधेयक पास किया था, जिसमें सरकार को लोगों की चिट्ठियां बीच में ही खोलकर पढ़ने का अधिकार मिल जाता। इस पर काफी विवाद हुआ। बिल जब ज्ञानी जैल सिंह के पास गया तो उन्होंने उस पर न हाँ कहा न ना। तो बिल का क्या हुआ? बिल बस उनकी मेज पर पड़ा रहा और वहीं उसकी मियाद खत्म हो गई। ये संवैधानिक शक्ति का एक बहुत ही ठंडा, खामोश प्रदर्शन था। वाह! तो ये वीटो शक्तियां राष्ट्रपति को सिर्फ एक रबर स्टैंप होने से तो जरूर बचाती हैं, ये उन्हें सरकार के फैसलों पर एक ब्रेक लगाने का अधिकार देती है। हाँ, एक ब्रेक कह सकते हैं। लेकिन क्या ये ब्रेक असल में गाड़ी रोक सकता है या सिर्फ उसकी रफ्तार धीमी कर सकता है? और इन वीटो के अलावा क्या उनके पास अपनी समझ से फैसला लेने की कोई और शक्ति भी है? हाँ, यहीं पर राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां यानी डिस्क्रेशनरी पावर्स सामने आती हैं। ये वो हालात है जहां उन्हें किसी की सलाह की जरूरत नहीं होती। जैसे कि? सबसे बड़ा उदाहरण है जब आम चुनाव में किसी भी पार्टी या गठबंधन को साफ बहुमत ना मिले, तब प्रधानमंत्री किसे नियुक्त करना है, यह फैसला राष्ट्रपति अपने विवेक से लेते हैं। और वो भारतीय राजनीति का सबसे नाजुक पल होता होगा, सारी नजरें राष्ट्रपति भवन पर। बिल्कुल, उस एक पल में देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, ये फैसला राष्ट्रपति के हाथ में होता है। इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा अगर कोई सरकार सदन में अपना बहुमत खो दे,
तो लोकसभा को भंग करना है या किसी और को सरकार बनाने का मौका देना है, ये भी राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। और अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सरकार के कामकाज के बारे में कोई भी जानकारी मांगने का अधिकार है। अच्छा, तो एक तरह से सरकार पर नजर रख सकते हैं। जी, ये उन्हें सरकार पर एक नैतिक नजर रखने की ताकत देता है। कानूनों से आगे बढ़कर बात करें तो राष्ट्रपति के पास कुछ न्यायिक शक्तियां भी हैं। अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति, इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें कई चीजें हैं। सजा को पूरी तरह माफ करना, जिसे पार्डन कहते हैं, या सजा की प्रकृति को बदलना, जैसे फांसी को उम्र कैद में बदलना, जिसे कम्यूटेशन कहते हैं, या सजा की अवधि कम करना। लेकिन क्या ये उनकी व्यक्तिगत शक्ति है? क्या वो अपनी मर्जी से किसी को भी माफ कर सकते हैं? नहीं, यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये राष्ट्रपति की व्यक्तिगत शक्ति नहीं है। ये एक कार्यपालिका शक्ति है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं। तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद न्यायपालिका की किसी गलती को सुधारना या मानवीय आधार पर राहत देना है। लेकिन क्या हो अगर राष्ट्रपति खुद संविधान का उल्लंघन करे? जो संविधान का रक्षक है, अगर वही नियम तोड़े तो? इसके लिए संविधान में महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की व्यवस्था है, लेकिन ये प्रक्रिया इतनी मुश्किल बनाई गई है कि आज तक भारत के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चला है। इतनी मुश्किल क्यों? क्या ये प्रक्रिया राष्ट्रपति को लगभग अजेय नहीं बना देती? अजेय तो नहीं, लेकिन इसका मकसद पद की गरिमा और स्थिरता को बचाना है। इसे इसीलिए मुश्किल बनाया गया है ताकि कोई भी सरकार सिर्फ राजनीतिक मतभेद के चलते राष्ट्रपति को आसानी से न हटा सके। है क्या प्रक्रिया? प्रक्रिया यह है कि किसी भी सदन में प्रस्ताव लाने के लिए पहले 1/4 सदस्यों के दस्तखत चाहिए। फिर उस प्रस्ताव को पास करने के लिए सदन की कुल संख्या का 2/3 बहुमत चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और उसके बाद? इसके बाद दूसरा सदन उन आरोपों की जांच करता है और राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है। अगर दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे, तभी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। वाकई ये तो बहुत ही कठोर प्रक्रिया है। जी, तो अब हम वापस उसी बड़े सवाल पे आते हैं। इन सब शक्तियों और सीमाओं को देखते हुए राष्ट्रपति की असल स्थिति क्या है? क्या वे मंत्रिमंडल की हर सलाह मानने को मजबूर हैं? अगर सलाह साफ तौर पर गलत या देश हित के खिलाफ लगे तब भी? ये तो हाथ बांधने जैसा हुआ। ये इस पूरे पद का सार है और इसका जवाब हमें 2 महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों में मिलता है। पहले आपातकाल के दौरान हुए 42वें संशोधन ने ये अनिवार्य कर दिया था कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। मतलब उनकी सारी विवेकाधीन शक्तियां लगभग खत्म कर दी थी। लेकिन फिर इसमें बदलाव हुआ। हाँ, 1978 में 44th संशोधन ने राष्ट्रपति को एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली हथियार दिया। और वो क्या था? सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाने का अधिकार। सिर्फ एक बार? कागज पर तो ये सिर्फ एक बार की देरी लगती है, क्योंकि अगर मंत्रिपरिषद उस सलाह को दोबारा भेज दे तो राष्ट्रपति को उसे मानना ही पड़ता है। हाँ, मानना ही पड़ता है। तो फिर इसका असली फायदा क्या हुआ? फायदा मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक है। राष्ट्रपति का किसी सलाह को लौटाना असल में देश को ये बताने का एक तरीका है कि मैं, देश का प्रथम नागरिक, सरकार के इस फैसले से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश है जो सरकार को असहज कर सकता है, मीडिया में बहस छेड़ सकता है और जनमत को प्रभावित कर सकता है। ये शक्ति नहीं, प्रभाव का खेल है। राष्ट्रपति एक तरह से सरकार से कह रहे हैं, Are you sure about this? अच्छा, तो असली शक्ति कानून को रोकने में नहीं, बल्कि उस पर एक सार्वजनिक सवाल खड़ा करने में है। ये तो वाकई एक बहुत ही बारीक संतुलन है। बिल्कुल। और रामजस कपूर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि संविधान के तहत वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में ही निहित है, राष्ट्रपति में नहीं। राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रमुख है जिनकी भूमिका सलाह देने, प्रोत्साहित करने और चेतावनी देने की है। तो आज की इस पड़ताल से ये साफ है कि भारत के राष्ट्रपति केवल एक औपचारिक प्रमुख या रबर स्टैंप नहीं हैं। वे संविधान के संरक्षक हैं, एक मार्गदर्शक हैं और कुछ खास मौकों पर एक अहम निर्णायक भी। ये पद अधिकार, विवेक और संवैधानिक दायित्वों का एक जटिल मिश्रण है। जैसा कि हमने देखा, प्रतिभा पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी और वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू इस पद पर हैं, जो इस पद की समावेशी प्रकृति को भी दर्शाता है। स्रोतों से हमने राष्ट्रपति की शक्तियों और सीमाओं को तो समझा, लेकिन अंत में एक विचार करने वाला सवाल ये उठता है। दस्तावेज हमें दिखाते हैं कि राष्ट्रपति के पास सरकार को सलाह देने,
चेतावनी देने और प्रोत्साहित करने का अधिकार है। इसे देखते हुए क्या राष्ट्रपति का प्रभाव उनकी प्रत्यक्ष शक्ति से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है? और क्या इस प्रभाव की सफलता संविधान के अनुच्छेदों पर कम और उस पद पर बैठे व्यक्ति के व्यक्तित्व, उनके अनुभव, उनकी बुद्धिमत्ता और उनके नैतिक साहस पर ज्यादा निर्भर करती है?